नमस्कार और स्वागत है एक और दिलचस्प चर्चा में। आज हम उत्तराखंड के कह सकते हैं कि सांस्कृतिक दिल अल्मोड़ा की परतों को खोलने जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने हमें अल्मोड़ा के इतिहास और भूगोल पर एक लेख और एक वीडियो व्याख्यान भी भेजा है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, हाँ, बल्कि यह समझना है कि कैसे एक पहाड़ी चोटी पर बसा शहर सदियों तक कुमाऊं की सत्ता और संस्कृति का केंद्र बना रहा। और आज भी अपनी उस विरासत को कैसे जिंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बुनियाद से। किसी भी जगह की कहानी अक्सर उसके नाम से शुरू होती है। पर अल्मोड़ा की कहानी में एक पहेली है। हाँ, इसकी स्थापना को लेकर स्रोत बताते हैं कि चंद वंश से पहले यहाँ कत्यूरी राजा बालिक देव का राज था। बिल्कुल। और कहानी में पहला मोड़ यहीं आता है। राजा बालिक देव ने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा एक गुजराती ब्राह्मण श्री चांद तिवारी को दान में दे दिया। अच्छा। और माना जाता है कि यहीं से चंद वंश की नींव पड़ी। लेकिन एक जरूरी बात, उनकी पहली राजधानी चंपावत थी। अल्मोड़ा उस वक्त मतलब सत्ता का केंद्र नहीं था। तो फिर अल्मोड़ा सत्ता का केंद्र बना कैसे? यहीं पर कहानी थोड़ी उलझती है ना? हमारे स्रोतों में दो अलग-अलग राजाओं का जिक्र है। जी। एक कहता है कि 1568 में कलोणयान चंद ने शहर बसाया, जबकि दूसरा भीष्मचंद का नाम लेता है। इतिहासकारों में इस पर इतना मतभेद क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, पुराने समय के रिकॉर्ड्स वो अक्सर पूरी तरह साफ नहीं होते। ताम्रपत्र यानी तांबे की प्लेटों पर लिखे गए दस्तावेज और लोक कथाएं, दोनों ही इतिहास के स्रोत हैं। हाँ, और कभी-कभी इनमें विरोधाभास मिलता है। ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि राजधानी बदलने का जो विचार था वो भीष्मचंद का था। उन्होंने यहाँ खगमरा किले का निर्माण शुरू भी करवाया था। अच्छा, तो मतलब शुरुआत उन्होंने की। ये एक तरह का मतलब एक पीढ़ी का प्रोजेक्ट था, कोई एक झटके में लिया गया फैसला नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा और महंगा काम था। भीष्मचंद इसे पूरा नहीं कर पाए। तो फिर ये काम पूरा किसने किया? उनके बेटे बालो कल्याण चंद ने। उन्होंने न सिर्फ राजधानी को पूरी तरह अल्मोड़ा शिफ्ट किया, बल्कि यहाँ वो प्रसिद्ध लाल मंडी किला भी बनवाया। जिसने अल्मोड़ा को एक मजबूत प्रशासनिक केंद्र बना दिया होगा। और सैन्य केंद्र भी। और हाँ, एक मजेदार बात, चंद राजाओं के जमाने में इसे राजापुर भी कहा जाता था। राजापुर, जो इसके शाही दर्जे को दिखाता है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका एक और नाम आलनगर भी था। हाँ, ये नाम मुगल प्रभाव को दिखाता है, जो उस समय पूरे भारत में फैल रहा था। पहाड़ी रियासतें भी इससे अछूती नहीं थी। तो ये नाम दस्तावेजों में मिलता है? जी, कुछ पुराने दस्तावेजों में मिलता है। फिर दौर बदला। 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर हमला किया और अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद को हराकर अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया। और गोरखा शासन भी ज्यादा लंबा नहीं चला, जल्दी अंग्रेज आ गए। हाँ, 1815 के एंग्लो गोरखा युद्ध के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। 1816 में सुगौली संधि हुई, जो इस इलाके के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। बिल्कुल। इस संधि के तहत गोरखाओं को ये क्षेत्र अंग्रेजों को सौंपना पड़ा और पूरा कुमाऊं ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। और अंग्रेजों ने अल्मोड़ा के रणनीतिक महत्व को समझा और 1891 में इसे एक विधिवत जिला बना दिया। इतिहास का ये सफर हमें सीधे अल्मोड़ा के भूगोल से जोड़ता है। कहते हैं कि शहर की बनावट ही बहुत अनोखी है। हाँ, शहर एक घोड़े की नाल या कहिए काठी के आकार की पहाड़ी पर बसा है, जिसके पूर्वी हिस्से को तालीफाट और पश्चिमी को सेलीफैट कहते हैं। ये सिर्फ नाम है या इनका कोई मतलब भी है? ये शहर के दो अलग अलग हिस्से हैं, मोहल्ले हैं, जिनकी अपनी अपनी पहचान है। और ये भौगोलिक बनावट ही इसे एक प्राकृतिक किले जैसा बनाती है। अच्छा, और इसकी लोकेशन भी काफी स्ट्रेटेजिक है। बहुत ज्यादा। ये 6 जिलों से घिरा है और गढ़वाल और कुमाऊं के कई अहम जिलों के बीच एक पुल का काम करता है। कोसी और सोयाल जैसी नदियां यहाँ की जमीन को सींचती हैं। और शायद इसी अनोखी बनावट और खूबसूरत मौसम ने अंग्रेजों को भी यहाँ खींचा होगा। बिल्कुल। और यहीं से रानीखेत जैसी जगहों की कहानी शुरू होती है। जो सिर्फ एक और हिल स्टेशन नहीं है ना? इसका अपना एक अलग ही वजूद है। एकदम। 1869 में जब लॉर्ड मेयो यहाँ आए तो उन्हें यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने ब्रिटिश सेना के लिए यहाँ एक छावनी बनाने का सुझाव दिया। इससे पहले इसे झूलादेव या ऑकलैंड हिल्स कहते थे। और हेनरी रैमजे ने इसे आधुनिक रूप दिया। जी। और रानीखेत का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट। हाँ, उसका मुख्यालय 1948 में स्थायी रूप से रानीखेत आ गया था।
ये सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके के लिए सम्मान और रोजगार का प्रतीक है। और अगर रानीखेत अंग्रेजों की बसाई हुई विरासत है, तो द्वाराहाट इस इलाके की प्राचीन आत्मा को दिखाता है। हिमालय की द्वारिका और मंदिरों की नगरी, ये नाम ही इसकी अहमियत बता देते हैं। सही बात है। इसे कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्या मूर्तियों में कोई समानता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, समानता मूर्तियों के विषय में उतनी नहीं है जितनी मंदिरों के समूहों और उनकी शानदार वास्तुकला में है। अच्छा। जैसे खजुराहो में मंदिरों के कई समूह हैं, वैसे ही द्वाराहाट में भी कचहरी, मनिया और रत्नदेव नाम से मंदिरों के 3 मुख्य समूह हैं। तो एक तरफ सैन्य छावनी का अनुशासन और दूसरी तरफ मंदिरों की आध्यात्मिक शांति। अल्मोड़ा में ये दोनों दुनियाएं एक साथ बसती हैं। बिल्कुल। और मंदिरों की बात करें तो कटारामल सूर्य मंदिर से शुरू करते हैं। कटारामल मंदिर सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं, बल्कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण सूर्य मंदिरों में से एक है, कोणार्क के बाद। 9वीं सदी में कत्यूरी राजा कटारामल देव ने बनवाया था। इसकी बनावट भी खास उत्तराखंड शैली में है। हाँ, जिसमें पत्थर और लकड़ी का खूबसूरत इस्तेमाल होता है। और इसकी एक चीज मुझे बहुत हैरान करती है कि इसके जो असली दरवाजे थे वो अब दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में है। ये बिल्कुल सही अवलोकन है। उन दरवाजों पर लकड़ी की नक्काशी इतनी बारीक और अद्भुत थी कि उनकी सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन गई थी। तो एक तरह से उन्हें बचाने की कोशिश थी। हाँ, उन्हें म्यूजियम में रखना उन्हें बचाने की ही कोशिश थी। ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं, हमारी कला और इतिहास के अनमोल खजाने हैं। और खजानों की बात हो तो चिताई गोलू देवता मंदिर का जिक्र तो करना ही होगा। न्याय का देवता, ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। आज भी लोग जब सिस्टम से निराश होते हैं तो वो गोलू देवता की शरण में जाते हैं। वो चिट्ठियों में अपनी अर्जी लिखते हैं, स्टाम्प पेपर पर शिकायतें दर्ज करवाते हैं। गजब है। मंदिर में लटकी हजारों घंटियां इस बात का सबूत है कि लोगों का विश्वास कितना गहरा है। ये सिर्फ आस्था नहीं, ये एक सामाजिक आउटलेट, एक तरह का मनोवैज्ञानिक सहारा ही है। अद्भुत। और फिर आता है जागेश्वर मंदिर समूह, लगभग 124 मंदिरों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स। आप इसे एक आध्यात्मिक नगरी कह सकते हैं। देवदार के घने जंगलों के बीच बसा यह स्थान आपको किसी और ही युग में ले जाता है। और सबसे पुराना मंदिर महामृत्युंजय मंदिर, जो 7वीं-8वीं सदी का माना जाता है। जागेश्वर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। और नंदा देवी मंदिर, इसकी कहानी तो सीधे सीधे कुमाऊं और गढ़वाल के ऐतिहासिक रिश्तों से जुड़ी है। बिल्कुल। कहानी ये है कि 1671 में चंद शासक बाज बहादुर चंद गढ़वाल पर जीत के बाद वहां से नंदा देवी की मूर्ति को बड़े सम्मान के साथ अल्मोड़ा लाए। यह सिर्फ एक मूर्ति लाना नहीं था। नहीं, ये अपनी कुलदेवी को अपनी राजधानी में स्थापित करना था, अपनी जीत और शक्ति का प्रतीक। बाद में अंग्रेज कमिश्नर ट्रेल ने इसे मल्ला महल के पर्वतेश्वर मंदिर में स्थापित करवाया। और तब से यहाँ हर साल नंदा देवी मेला लगता है, जो कुमाऊं का सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन है। जी। और मेलों की बात करें तो स्यालदे, बिखोती और सोमनाथ मेले भी बहुत प्रमुख हैं। ये सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और व्यापार के केंद्र हैं। और गणनाथ का मेला, वो तो बहुत ही अनोखा है। हाँ, जहाँ संतान की कामना करने वाली महिलाएं रात भर हाथ में दिया लेके प्रार्थना करती हैं। ये आस्था और समुदाय के जुड़ाव का एक जीवंत उदाहरण है। इन परंपराओं को जिंदा रखने में यहाँ की नदियों का भी बड़ा हाथ है, पश्चिमी रामगंगा और कोसी। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, इतिहास की गवाह हैं। कोसी नदी की एक सहायक नदी है सोयाल। इसी नदी के किनारे लाखू उदियार नाम की एक जगह है, जिसका मतलब होता है 1,00,000 गुफाएं। सही। और यहाँ प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं, मतलब चट्टानों पर बनी हुई पेंटिंग्स। अच्छा। ये पेंटिंग्स हमें बताती हैं कि इस इलाके में हजारों सालों से इंसान बसते आए हैं। ये अल्मोड़ा के इतिहास को चंद राजाओं से भी बहुत पहले पाषाण युग तक ले जाता है। वाह। तो जब हम अल्मोड़ा की बात करते हैं, हम सिर्फ 500-700 साल पुराने शहर की नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी मानव सभ्यता की बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और इसी महान धरती ने कुछ ऐसे व्यक्तित्वों को जन्म दिया जिन्होंने भारत के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। सबसे पहला नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंत जी का व्यक्तित्व बहुत विशाल था। 1887 में खूट गांव में जन्म हुआ। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक कुशल वकील
और समाज सुधारक भी थे। 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करना। जियाओ 1925 के काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों का केस लड़ना हो, उन्होंने हमेशा हिम्मत दिखाई। और आजादी के बाद वो संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो बात सबसे खास है वो ये कि वो उत्तराखंड से भारत रत्न पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। जी, 1957 में मिला ये सम्मान सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे पहाड़ का सम्मान था। ये सोचने वाली बात है कि पहाड़ों के इतने शांत माने जाने वाले इलाके से एक ऐसा व्यक्तित्व निकला जिसने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल दी। सही कहा। अल्मोड़ा की मिट्टी में शायद सिर्फ अध्यात्म ही नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक और बौद्धिक चेतना भी है। और ये चेतना आज के जमाने में खेल के मैदानों पर भी दिख रही है। एकता बिष्ट, लक्ष्य सेन, चिराग सेन। हाँ, ये नाम आज पूरे देश में जाने जाते हैं। और ये कोई संयोग नहीं है। अल्मोड़ा में खेल, खासकर बैडमिंटन का एक पूरा इकोसिस्टम है। लक्ष्य सेन का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीतना इस बात का सबूत है कि सही माहौल और मेहनत मिले तो छोटे शहरों से भी वर्ल्ड चैंपियन निकल सकते हैं। ये अल्मोड़ा की ये एक नई पहचान बन रही है। परंपरा और आधुनिक प्रतिभा का संगम। और इस आधुनिक पहचान का एक और हिस्सा है यहाँ के राष्ट्रीय संस्थान। बिल्कुल, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसकी शुरुआत 1924 में कलकत्ता में हुई थी, लेकिन डॉक्टर बोसी सेन इसे 1936 में अल्मोड़ा ले आए। आज यह संस्थान पहाड़ी खेती पर रिसर्च करने वाला देश का एक प्रमुख केंद्र है। जी। और इसी तरह जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान हिमालय के नाजुक पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहा है। जी। ये संस्थान अल्मोड़ा को एक बौद्धिक केंद्र के रूप में भी स्थापित करते हैं। सही बात है। तो ये थी अल्मोड़ा की कहानी। चंद राजाओं के किलों से लेकर न्याय के देवता के मंदिर तक, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत से लेकर कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट लक्ष्य सेन तक। हमने देखा कि कैसे इतिहास, भूगोल और संस्कृति यहाँ एक दूसरे में गुथे हुए हैं। ये सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई विरासत है। आज की इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। एक ऐसी जगह जो अपनी गहरी आध्यात्मिक जड़ों, न्याय की अनोखी परंपरा और शांत वादियों के लिए जानी जाती है, वही जगह राष्ट्रीय राजनीति के शिखर और अंतर्राष्ट्रीय खेल के मैदानों के चैंपियन भी पैदा करती है। ये विरोधाभास क्या दिखाता है? क्या ये उस भूमि की मिट्टी का लचीलापन है जो शांति के साथ साथ संघर्ष और जीत की भावना को भी पोषित करती है?